आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। सीबीआई ने 14 घंटे की छापेमारी के बाद मोबाइल और लैपटॉप अपने साथ ले लिया है, यानी कि जब्त कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम कई फाइल्स, कई दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई है। छापेमारी से एक दिन पहले दर्ज एफआईआर में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 धाराओं में 2 धाराएं वित्त मामलों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में कभी भी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री भी हो सकती है। जी हां, तो ये बड़ी खबर और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे के आमने सामने है। तो 14 घंटे की ये मैराथन छापेमारी, इसको लेकर तमाम तरह के कयास भी लग रहे हैं। ये देखिए, आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इससे पूरे मामले को समझिए। 14 घंटे तक ये सीबीआई के रेड और 7 राज्य इसमें शामिल हैं। 30 जगह ये छापेमारी हुई है और ईडी की भी एंट्री हो सकती है। सवाल यही है, नंबर 1 आरोपी मनीष सिसोदिया को बनाया गया है और कहते हैं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हम कट्टर ईमानदार हैं। और देखिए, आपको हम समझा रहे हैं सुबह किस तरह से शुरुआत हुई इस कार्रवाई की। 8:30 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू हो जाती है। रात 10:30 बजे तक सीबीआई की कार्रवाई हुई और उसके बाद से ये टीम निकली है, यानी कि 14 घंटे के आसपास ये पूछताछ और छापेमारी की कार्रवाई जारी रही। सुबह 8:30 बजे यानी कल सुबह 8:30 बजे मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की टीम धमक गई और बहुत खंगाला गया। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, लैपटॉप, मोबाइल फोन, उनको जब्त किया गया। दस्तावेज भी अपने साथ ले गई है सीबीआई की टीम और छापेमारी पर जो वार है, गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। 14 घंटे, 1 मंत्री, 7 राज्य और 30 ठिकाने, 7 राज्यों, दिल्ली समेत 7 राज्यों में ये छापेमारी हुई है। दमन दीव भी इसमें शामिल है। और साथ ही आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के अलावा एक्साइज के जो पूर्व कमिश्नर हैं दिल्ली के, उनके आवास पर भी छापेमारी और साथ 3 और अधिकारी उनमें नाम शामिल। अरुण गोपीकृष्ण पूर्व एक्साइज कमिश्नर हैं, इनके यहां पर भी छापेमारी हुई। आनंद कुमार तिवारी डिप्टी एक्साइज कमिश्नर हैं। ये जो आपको 4 नाम हम दिखा रहे हैं। सीबीआई की एफआईआर में कौन कौन, तो पंकज भटनागर भी हैं, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर। किस तरह के रिएक्शंस, प्रतिक्रिया आ रही है, आपको हम सुनवाएंगे। सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, 2 तस्वीरों को अभी आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 8:30 बजे का वो वक्त जब सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के आवास पर धमकती है और पूछताछ शुरू हो जाती है, कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक्शन में थी सीबीआई की टीम और रात 10:30 बजे तक ये सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद थी। उसके बाद से वो निकले। 2 तस्वीरें देखिए, एंट्री होती है 8:30 बजे और एग्जिट 10:30 बजे। लेकिन किस तरह से ये कार्रवाई हुई और ये पूरा मामला क्या है, प्रकरण क्या है, इसको समझने के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी के सामने हम रख रहे हैं। आप नजर डालें। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है। जांच के नाम लेते ही शराब नीति का वापस होना, इसमें बदलाव लाना, ये बता रहा है कि दाल में कहीं न कहीं कुछ डाला। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में। हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है।
सीबीआई की छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। कल सीबीआई ने सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। सुबह 8:30 बजे सीबीआई की टीम सिसोदिया के घर पहुंची और रात 10:30 बजे तक घर से निकली। सीबीआई सिसोदिया के मोबाइल फोन और लैपटॉप अपने साथ ले गई। सूत्रों के मुताबिक कई एक्साइज से जुड़ी कई फाइलें और दस्तावेज भी सीबीआई जब्त करके ले जा चुकी है। कल रात छापेमारी खत्म होते ही मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। उन्होंने खुद को ईमानदार बताया और कहा कि सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। सीबीआई ने सिसोदिया के घर के साथ साथ 7 राज्यों के 30 जगहों पर रेड डाली। सीबीआई ने सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। 17 अगस्त को दर्ज एफआईआर में सिसोदिया के साथ एक्साइज कमिश्नर रहे अरुण गोपी कृष्ण, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर और 9 कारोबारी और 2 कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ ही एफआईआर में 16 नंबर पर अज्ञात अफसर और कुछ लोगों का भी जिक्र किया गया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि शराब कारोबारियों ने सिसोदिया के करीबियों को 1 करोड़ रुपए दिए। सीबीआई की एफआईआर में जिन 2 धाराओं में केस है वो 2 धाराएं पीएमएलए के तहत आती हैं। ऐसे में किसी भी वक्त ईडी की एंट्री हो सकती है। उन्होंने कहा था कि सीबीआई का स्वागत है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा का जो बढ़िया काम हो रहा है, यानी सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का जो बढ़िया काम है उसे रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के जो घोटाले के आरोप लगे थे उन आरोपों के तहत लगातार जांच जारी थी और ये पहले से ही अंदेशा था कि मनीष सिसोदिया के यहाँ कभी भी रेड पड़ सकती है। सिसोदिया के घर छापेमारी पर सियासी संग्राम छिड़ गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र को घेरा और एजेंसियों को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने बड़े घोटाले का पर्दाफाश बताया। बहुत बहुत गर्व की बात है। न जाने कितने सालों के बाद, मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति वापस ले ली। उसी दिन दिल्ली के हर महिला जो रो रही थी शराब से, हर बच्चा, हर मंदिर वाला, मस्जिद वाला, गुरुद्वारे वाला, स्कूल वाला, उसने समझ लिया कि जांच के नाम लेते ही शराब नीति का वापस होना, इसमें बदलाव लाना, ये बता रहा है कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर हंगामा उसी दिन शुरू हो गया था जब उपराज्यपाल ने गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए। आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया, तो बीजेपी ने इस कदम पर भी सवाल उठा दिया। मनीष सिसोदिया जी जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया।
दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया पर नई शराब नीति के जरिए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप तो है ही, सरकारी खजाने में 144 करोड़ रुपए के नुकसान का भी इल्जाम लगा है। अभी तो जांच चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आगे आगे देखिए जांच की आंच कहां तक जाती है। दिल्ली से मुनीश पांडे, अमित भारद्वाज और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब अपडेट आप सभी तक पहुंचाने का वक्त है। अभी क्या कुछ चल रहा है और क्या हालात है दिल्ली को, इसको लेकर हम रुक करते सीधा हिमांशु मिश्रा का हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हिमांशु, 14 घंटे की मैराथन पूछताछ, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त हुए, अब इस जांच की आंच कहां तक पहुंचती हुई दिखती है? देखिए, इस पूरे मामले में जो एफआईआर 17 अगस्त को दर्ज की गई उसमें 15 आरोपियों के नाम है, जिसमें नंबर 1 पर मनीष सिसोदिया का नाम है। इसके अलावा 16वें नंबर पे अज्ञात लिखा हुआ है। यानी इस मामले में अभी और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ये बात इस एफआईआर से ही काफी हद तक साफ है। दूसरी तरफ जो सीबीआई ने इन सभी जगहों से सीज किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसमें कंप्यूटर सीज किया है, हार्ड डिस्क सीज किया है और मोबाइल फोन, मनीष सिसोदिया का मोबाइल फोन भी यहां से सीज किया गया है। तो इस पूरे मामले में इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की पूरी तरीके से जांच की जाएगी। ये भी चेक किया जाएगा कि क्या कुछ डाटा डिलीट तो नहीं किया गया। अगर डिलीट किया गया है तो उसे दोबारा निकालने की कोशिश की जाएगी, उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा यहां तक पहुंचने से पहले सीबीआई ने आशुतोष कई लोगों से लंबी पूछताछ की, कई लोगों का स्टेटमेंट भी दर्ज किया हुआ है। तो उसके आधार पर जो कुछ भी निकल करके इस लंबी रेड के दौरान सीबीआई के हाथ लगे हैं, इन सबको आपस में मिलाया जाएगा। और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर आती है तो जहां जहां पर भी रेड की गई है, आगे सीबीआई सम्मन दे करके इन लोगों को बुलाएगी, पूछताछ में शामिल होने के लिए कह सकती है। हिमांशु, जिस तरह से वित्तीय मामले का ये पूरा हेरफेर और गड़बड़ी का इसमें मामला है, इसको देखते हुए ईडी की भी एंट्री हो सकती है, वो भी केस रजिस्टर कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जो जिनमें ऐसी पूरी संभावना है कि ईडी की एंट्री किसी भी वक्त इस पूरे मामले में हो सकती है। क्योंकि एक ये है कि एक तो सरकारी खजाने को 144 करोड़ रुपए का झटका लगा, नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। और इसी सभी चीजों को लेकर के ये अंदेशा है कि ईडी की एंट्री कभी भी हो सकती है। सीबीआई ने इस मामले की जांच तब शुरू की जब दिल्ली के एलजी ने इस मामले में उनसे कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच बनती है, क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट थी मुख्य सचिव की, उसके आधार पर एलजी ने कहा। और उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद 17 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीमें निकलती हैं और एक साथ दिल्ली समेत 7 राज्यों में हिमांशु, 9 व्यापारी भी शामिल हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ रही हैं, क्या आने वाले वक्त में गिरफ्तारी भी संभव है? देखिए, जिस तरीके के इस केस में अभी शुरुआत है, क्योंकि पुलिस ने सीबीआई ने देखिए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीधे रेड की है। और एफआईआर दर्ज करने से पहले आशुतोष, सीबीआई ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी की थी और इस पूरी शराब नीति, जो दिल्ली की नई शराब नीति थी, उसको लेकर के भी पुलिस सीबीआई ने सबूत जुटाए थे। अब आगे जब पूछताछ होती है, चलिए हिमांशु, इस पर आप नजर बनाकर रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक हम पहुंचा दें। मुंबई महाराष्ट्र ये खबर आ रही है जहां 26/11 की तर्ज पर फिर से हमले की धमकी दी गई है। जहां ये मैसेज आया है ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, ये मैसेज आया है मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए, जहां धमकी दी गई है मुंबई पुलिस के। जी हां, मैसेज में 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है। अंदाजा लगाइए, अभी थोड़े दिन पहले एक बोट भी मिली और उससे काफी सारे हथियार भी मिले थे। हालांकि पाकिस्तानी नंबर से मुंबई पुलिस को मैसेज आया है। और दिवेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दें कि मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये मैसेज आया है और उसमें ये कहा गया है कि अब 26/11 की याद आपको ताज़ी करा देंगे और आपके कुछ लोग हमारे साथ मिले हुए हैं और एक हमला होने वाला है। आप अगर मेरा नंबर ट्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं भारत के बाहर से बोल रहा हूँ। और ये एक पाकिस्तानी नंबर था जिससे ये मैसेज आया है।
दिवेश, ये कब आया मैसेज? आने के बाद ये मैसेज कब भेजा कल गया? की घटना है, आपको बता दें, ये कल की घटना है। और उसके बाद मुंबई में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आगे अगर कोई किसी तरीके का कोई मिसचिफ तो नहीं है। और पर ये पता लगाया जा रहा है कि आईपी एड्रेस कहाँ का है, किस लोकेशन से ये मैसेज भेजा गया है, वो सारी डिटेल्स बता दिवेश, इसको लेकर डीजीपी या फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर आला अधिकारियों की बात करें, सरकार की तरफ से बात करें, कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है क्या? नहीं, अभी तक कोई अधिकृत स्टेटमेंट तो इस पर नहीं आया है, पर जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि ये गंभीर है अपने आप में, किसी भी मैसेज को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए। और मुंबई हमेशा से रडार पर रही है, हिंदुस्तान अभी रडार पर है, सुरक्षा एजेंसी हमेशा से चाक चौबंद और मुस्तैद हैं। इसको लेकर मुंबई और महाराष्ट्र में क्या सुरक्षा अलर्ट कुछ जारी किया गया है या चौकसी देखने को मिल रही है? देखिए, सुरक्षा अलर्ट तो हमेशा रहता ही है और आपको जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और जो वाइटल इंस्टॉलेशन है वहां पर हमेशा सिक्योरिटी रहती है, एक वॉच रखा जा रहा है। पर अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन जैसे होती है उसके बाद आगे कोई भी लिंक आ रहा है क्या सामने? चलिए उसके पहले आप बने रहे हमारे साथ, ये चैट हम दर्शकों को पहुंचा देते हैं, दिखा देते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, मैसेज में 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है और ये मैसेज देख रहे हैं आप, यह वो बंदे हैं जो मेरे साथ हेल्प करेंगे लिखा हुआ है। उड़ाने की पूरी तैयारी है, बस टाइम कुछ ही बाकी है, कभी भी कर सकते हैं। 26/11 तो आपको याद होगा, नीचे लिखा है ओके। और ये धमकी नहीं आएंगे, हकीकत में होगा। मेरा लोकेशन यहां का एड्रेस करेगा, लेकिन काम मुंबई चलेगा। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता है, लोकेशन आपकी आउट ऑफ कंट्री ट्रेस होगी। हमला 26/11 मुंबई में होगा। मैंने पहले इसलिए आपसे इंडिया के नंबर आपको दे दीजिए, उदयपुर जैसा भी कांड हो सकता है। देखिए सर, तन से जुदा इस पर लिखा हुआ है। कितना ये गंभीर मैसेज है। अब निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस एक्शन में, हरकत में है और इसकी जांच की जा रही है। दिवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवेश, किसी भी आतंकी संगठन या कहीं से भी इसका लिंक हो रहा है क्या कह रही है मुंबई पुलिस? जी, अभी तक किसी आतंकी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी आतंकी संगठन का ही काम है या कोई बदमाशी कर रहा है इस तरीके से। पर आगे की इन्वेस्टिगेशन यही पता लगाने के लिए की जा रही है। एटीएस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस भी आगे की छानबीन कर रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज के साथ भी इस मैसेज को शेयर कर लिया गया है, इन डिटेल्स को शेयर कर लिया गया है ताकि वो लोग भी इसमें आगे की छानबीन कर सकें। तो बड़ी खबर दे रहे हैं दिवेश, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एटीएस को भी इसमें शामिल कर दिया गया है इस जांच में और ऊपर की सेंट्रल एजेंसियों को भी इस बाबत सूचना दे दी गई है। ये जो मैसेज दिखा रहे हैं, दरअसल यही वो व्हाट्सएप मैसेज है जो कि भेजा गया मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को। इसके बाद से मुंबई पुलिस अब एक्शन में, एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं मुंबई को फिर से दिलाने की ये कोशिश, साजिश। लेकिन जांच आगे चल रही है कि आखिर क्या ये कोई प्रैंक है, मजाक है या फिर ये सीरियस है, क्योंकि इसमें सब कुछ इसमें पुख्ता लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप, मुंबई उड़ाने की पूरी तैयारी है, बस टाइम कुछ ही बाकी है, कभी भी कर सकते हैं। 26/11 तो आपको याद होगा, यानी कि धमकी भरे लहजे में एक्सक्लूसिव तौर पर ये देखिए व्हाट्सएप चैट हमारे पास आ गया है और आप सभी को हम पहुंचा रहे हैं। मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर धमकी भरा ये मैसेज। और इस खबर पर और जानकारी हासिल करने के लिए देव कोटक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। देव, आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्या है अपडेट आपके पास? जी, जो साफ तौर पे जो धमकी आई है, जो थ्रेट वाला संदेश आया है व्हाट्सएप पर, मुंबई पुलिस के जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है उनके अधिकारियों को ये मिला है। वहां पर साफ तौर पर ऐसा कहा गया है कि अगर आप नंबर का लोकेशन ट्रेस करने का प्रयत्न करेंगे तो वो दिखाएगा कि वो मुंबई के बाहर का है। और साफ तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान से है और इसमें 6 लोग शामिल होंगे और इस काम को अंजाम देंगे। उन्होंने समानताएं 26/11 के अटैक से दिखलाई और बताया कि ऐसा ही किस्म का एक भारी अटैक मुंबई में किया जाएगा। उन्होंने कहा इसलिए सावधान रहिए और कहा है साफ तौर पर कि ये नंबर ट्रेस करने का प्रयत्न ना करे क्योंकि ये नंबर दिखाएगा पाकिस्तान का ही। उन्होंने कहा कि और अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ऐसा ही है
जैसे कि मैंने बताया, और उसमें अगर आप मुझे एक मोमेंट देंगे तो मैं आपके साथ वो जो धमकी भरा मैसेज है वो भी शेयर कर पाऊंगा। अगर जी, जैसे यहाँ लिखा है कि जी मुबारक हो, मुंबई में हमला होने वाला है, 26/11 की नई ताजी याद दिलाएंगे, मुंबई को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एटीएस करवाना चाहती है मुंबई उड़ाना, मैं पाकिस्तान से, आपके कुछ इंडियन मेरे साथ है जो मुंबई को उड़ाना चाहिए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं, लेकिन देव कहीं ये शरारत तो नहीं है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस पहले भी आते रहे हैं, धमकी दी जाती रही है, धमकी भरे कॉल, उसके बाद से जब कार्रवाई होती है, जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये सिर्फ शरारती तत्वों के जरिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन किसी भी थ्रेट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि एक बात और है कि कोई बताकर हमला नहीं करता, क्योंकि ये भेजा गया है तो हर एंगल से जांच अभी चल रही है। लेकिन पुलिस अधिकारियों की अगर बात करें तो पुलिस के सूत्र क्या कुछ कह रहे हैं, डीजीपी या फिर कोई कमिश्नर की बात कर लें, किसी ने भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है इस बाबत? नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी नहीं हुआ है, कुछ ही क्षणों में वो भी आ जाएगा। लेकिन साफ तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि किसी भी मैसेज को या किसी भी कॉल को वो हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि पता नहीं आने वाले समय में क्या हो सकता है। इसलिए साफ तौर पर ऐसा नहीं कह सकते कि ये कहीं प्रैंक का मैसेज है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मैसेज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जिससे बाद में पछताना पड़े। इसकी जांच पड़ताल होगी और जो मैसेज करने वाला जो मेन सोर्स है उसे भी आइडेंटिफाई करने का पूरा प्रयत्न करेगी मुंबई पुलिस। इसलिए आज के आने वाले दिन में हमें काफी उस तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि ये स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। इसीलिए उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसको सीरियसली प्रोब किया जाएगा। शुक्रिया इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए। बहरहाल आप इस पर बने रहें, और दिवेश आपका भी बहुत बहुत जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, बारिश से तबाही हर तरफ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से पंजाब को जोड़ने वाला रेलवे का चक्की पुल बह गया, और चक्की नदी के उफान पे आने से यह पुल देखते ही देखते बह गया। इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है, वो भी आपको हम दिखाएंगे, जिसमें यह ऐतिहासिक पुल ताश के पत्तों की तरह उफनती चक्की नदी में समा गया। हिमाचल के चंबा और कांगड़ा जिला की सीमा पर स्थित नूरपुर में इस चक्की पुल का इतिहास ब्रिटिश टाइम का है। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, फिर इस पर हम बता रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर देखिए, भयावह। और ये रेलवे का पुल पंजाब को हिमाचल के साथ जोड़ता है, और यहां से पठानकोट के लिए कांगड़ा, पालमपुर, जोगिंद्रनगर के लिए ये ट्रेन चलती है। यहां बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड होने से रेलवे ने पहले ही इस रेल मार्ग को रेल सेवा के लिए बंद कर दिया था। देखिए जरा, बहुत खतरनाक, बहुत भयावह ये तस्वीर। ये ऐतिहासिक पुल अपने आप में, ब्रिटिश काल का ये पुल, चंबा चक्की नदी में उफान, और देखते ही देखते रेलवे ब्रिज किस तरह से ढह गया, बह गया, ये देखिए जरा। लेकिन वक्त रहते प्रशासन ने, रेलवे ने इस पर यातायात ठप कर दिया था, बंद कर दिया था, इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था रेलवे के लिए। लेकिन ये किस तरह से, देखिए जरा, एक बार फिर से सुनाते हैं आपके आगे। तो बाढ़, बारिश और सैलाब ने किस तरह से कहर बरपाया है, ये देखने वाली बात है। कुदरत की मार, आफत, मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार बारिश हो रही है, और इस वजह से स्थिति बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। और ये जो अभी तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये वो पुल है, अपने आप में ऐतिहासिक, इतिहास समेटे हुए ये पुल, जो कि ब्रिटिश काल का पुल है, और ये हिमाचल को पंजाब से जोड़ता है। लेकिन किस तरह से ये सैलाब की चपेट में आया, देखिए जरा, एक बार फिर से इन तस्वीरों को आपको हम दिखाएंगे। देखिए किस तरह से ये पानी में समा गया। तो ये है सैलाब का कहर, और ये चंबा की तस्वीरें हैं। हिमाचल में भारी बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड काफी देखने को मिल रही है। लेकिन नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ा, जहां एकाएक ये जो पुल है वो ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया, ढह गया, गिर गया।
हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही, और ये तस्वीर अपने आप में काफी डरावनी और चेतावनी भी है कि आप नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। प्रशासन भी लगातार अलर्ट कर रहा है। वो तो अच्छा कि रेलवे ने यह फैसला लिया वक्त रहते कि इस पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं किस तरह से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये सब कुछ बारिश और कुदरत की मार की वजह से हो रहा है। बह गया रेलवे ब्रिज। दूसरी तरफ खाई में गिरने से बाल बाल बची जिंदगी तमाम लोगों की। इसमें तमाम परिवार सफर कर रहे थे। दो तस्वीरों को देख रहे हैं, एक रेल मार्ग, दूसरी तरफ सड़क मार्ग। दोनों की स्थिति क्या है ये आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा 294.05 मीटर पर बह रही है। 294 मीटर है खतरे का निशान, यानी खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर गंगा की जो लहरें हैं वो हिलकोरे मार रही हैं। भारी बारिश की वजह से गंगा में ये उफान है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है इस वक्त हरिद्वार में गंगा नदी। तो आप सभी से भी अपील उत्तराखंड वासियों से कि आप गंगा से अभी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि देख रहे हैं आप किस तरह से भयावह ये तस्वीरें हैं। गंगा किनारे निचले इलाकों में भी पानी भर गया है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से प्रशासन बार बार चेतावनी जारी कर रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त तेज बारिश का दौर है और इस बाबत अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं और खासकर गंगा नदी की बात करें तो ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार की तस्वीर है, जहां गंगा उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी इस वक्त। और बड़ी खबर आ रही है सोमालिया से, जहां होटल में आतंकी वारदात। जी हां, बड़ी खबर ये इस वक्त सोमालिया से, जहां होटल पर आतंकी हमला हुआ है। पूरी डिटेल्स थोड़ी देर में आएगी, एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी खबर सोमालिया में। हालांकि लगातार हमें यह सब देखने को मिलता है। मोगादिशु के होटल में आतंकी वारदात। राजधानी है मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। आतंकी हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सोमालिया से, जहां होटल में आतंकी वारदात और इस हमले में 8 नागरिकों की जान चली गई है। ये तस्वीरें आ गई हैं, देखिए जरा किस तरह से धुएं का गुब्बार आपको नजर आ रहा होगा। आईईडी विस्फोट है या फिर किस तरह की ये डिटेल्स धीरे धीरे करके आ रही हैं। सोमालिया में होटल में यह आतंकी हमला हुआ है और राजधानी है मोगादिशु, वहीं पर यह होटल स्थित है और इसी होटल में आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस आतंकी हमले में 8 नागरिकों की जान चली गई है, उनकी मौत हो गई है।